सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सुर्खियों में मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। श्रोताओं, सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुपोषित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप 7वें पोषण माह के दौरान प्रदेश के सभी जिलों में भी विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के आज के अंक में हम पोषण माह पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान डॉक्टर विनीता मेवाड़ा जी। आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पोषण सलाहकार हैं। विनीता जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले जो श्रोता हैं वो जानना चाहेंगे कि पोषण क्या है और पोषण माह में किस तरह से आयोजित किया जा रहा है। जी, पोषण के बारे में जो हम जानते हैं उसको हम जानते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के आपके पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। और वही पोषण हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, हमारी डेली नीड्स के लिए जिम्मेदार होता है, और हमें कोई बीमारी ना हो उससे बचाने के लिए भी हमारा पोषण जो है वो जिम्मेदार होता है। अब बात आती है राष्ट्रीय पोषण माह की, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पोषण हमारी दैनिक गतिविधियों के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसकी सही जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान हम ये जानकारी जागरूकता के तौर पर लोगों तक पहुंचाते हैं कि हम इस पोषण को क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना ज़रूरी है, और ये हमारे शरीर में कैसे पोषक तत्व देगा, और इसकी हमें सही जानकारी होना चाहिए। कोई भ्रांति हमारे मन में नहीं होना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय पोषण माह पहले ये सप्ताह के तौर पर मनाया जाता था, और अब इसको जो है राष्ट्रीय पोषण माह का रूप दे दिया। अब हमें 1 महीने तक हम जो है जागरूकता की जो गतिविधियां हैं वो पूरे देश भर में चलाते हैं। किस तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं पोषण माह में? जी, जैसे कि राष्ट्रीय पोषण माह हमने बताया कि पोषण के विषय में कितनी जागरूकता हम करवा सकते हैं। तो हर एक लेवल पर, चाहे वो स्कूल हो, वो कॉलेज हो, वो आंगनवाड़ी हो, या वो कम्युनिटी हो, ये दोनों तरीके से एक्टिविटीज़ की ऑर्गेनाइज की जाती है। कम्युनिटी लेवल पर भी इसकी, यानी कि सामुदायिक स्तर पर भी इसकी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, और आपकी फैसिलिटी यानी इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी इसकी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं, जिसमें कई प्रकार के कॉम्पिटिशन होते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड। जैसे कुकिंग कंपटीशन होती है कि किस प्रकार कम रिसोर्सेज में हम अच्छा न्यूट्रिशियस फूड बना सकते हैं, उसको लेकर के कई कॉलेजेस में जो है कुकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और कई प्रकार के नारा लेखन इसमें करवाए जाते हैं। नारों के तौर पर न्यूट्रिशन के विषय में जागरूकता फैलाई जाती है, और इसके अलावा रैलीज निकाली जाती हैं, और कई जगह पर आजकल जो रन है, वाकाथॉन वगैरह भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि न्यूट्रिशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा मास तक पहुंचा सकें। खासतौर से इस पोषण माह में, और ये पोषण अगर हम अभियान इसको कहें तो इसमें जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जन भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, इसमें किस तरह से जन भागीदारी महत्वपूर्ण है, और लोग सामने भी आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि जन भागीदारी कितनी ज़रूरी है। जन भागीदारी, क्योंकि ये अभियान उन्हीं के लिए है, तो उनका इस अभियान में पूरी तरीके से डेडिकेटेड होना भी बहुत ज़रूरी है, उनका इसमें पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें, आजकल कई डिपार्टमेंट्स जो हैं जो राष्ट्रीय पोषण माह, और कह सकते हैं कि पोषण के लिए साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कई जगह पर पोषण सखी बना रखे हैं। वो पोषण सखी घर घर जा कर के पोषण के विषय में जानकारी देती हैं लोगों को, और उसमें जागरूकता फैलाती हैं कि क्यों पोषण हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों पोषक तत्व हमारे लिए ज़रूरी है, और न्यूट्रिशियस फूड, और कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल भी आपने सुना होगा, उसको भी वो प्रमोट करती हैं। इसके अलावा पोषण मटका आपने सुना होगा कि उस मटके के अंदर कितने पोषक तत्व होते हैं, और उन पोषक तत्वों का सेवन करने से आपके शरीर को क्या फ़ायदा मिलेगा, कितनी प्रकार की बीमारियों से आप दूर रहेंगे। इसके विषय में जागरूकता फैलाई जाती है, और कई प्रकार के कैंपेन्स जो हैं वो इसी अभियान में और इसी कड़ी में चलाए जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप जागरूकता से कहीं ना कहीं दूर रहेंगे। तो ये पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जी, पोषण क्यारी भी एक टर्म है जो सुनने में आई थी। पोषण सखी और पोषण मटका के अलावा पोषण क्यारी क्या है? जी, पोषण क्यारी जो है वो
किचन गार्डन आपने सुना होगा, एक टर्म जो है वो किचन गार्डन में ये है कि आप अपने घर के गार्डन में कैसे पोषक जो फल फूल हैं उनका उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि आप खुद की सब्जियां अपनी ही क्यारी में लगा करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके दो फायदे रहेंगे। एक तो आप पेस्टिसाइड, क्योंकि आजकल पेस्टिसाइड्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है सब्जियों में, तो जब आप खुद की क्यारी में खुद की सब्जियां उगाएंगे तो उन पेस्टिसाइड से आप दूर रहेंगे, जिसका कोई केमिकल इफेक्ट आपके शरीर पर नहीं रहेगा। और दूसरा, आप हेल्दी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, उनका इस्तेमाल आप अपने तौर पर कर पाएंगे। इसलिए किचन गार्डन को जो है प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। विनीता जी, एक पोषण की जो आदर्श स्थिति है वो क्या, हालांकि उम्र के हिसाब से वो बदलती रहेगी, चाहे वो नवजात शिशु हैं उनके लिए पोषण की अलग परिभाषा हो सकती है, उससे बड़े बच्चों के लिए अलग, और जो किशोरियां हैं या किशोर हैं उनके लिए अलग, और बुजुर्गों के लिए अलग। तो पोषण की आदर्श स्थिति अगर आप समझाना चाहें तो किस तरह क्या होगी? देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो हर व्यक्ति का जो न्यूट्रिशन स्टेटस होता है या न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी आवश्यकता, वो उनके कार्य पर, उनकी उम्र पर, उनका जो जीवन शैली है उस पर निर्भर करती है। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICMR, आपने नाम सुना होगा, और न्यूट्रिशन आपका NIN का आपने नाम सुना होगा, जो कि हैदराबाद में है। उन्होंने हमारे इंडियंस के परव्यू में एक रिकमेंडेशन अलाउंस दिया हुआ है कि हर एक व्यक्ति को उसके एज के हिसाब से कितना न्यूट्रिशन का ज़रूरत होता है, किस मात्रा में उसको ज़रूरत होता है, उसका एक पूरा चार्ट दिया है जिसको हम बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। उसमें आपको प्रति व्यक्ति कितना वजन के अनुसार आपको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए, उसकी एक कंप्लीट आपको समरी दिया हुआ है। तो उसी के हिसाब से हमारे हर एक लाइफ साइकिल यानी कि जब माता प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर वृद्धा अवस्था तक उस व्यक्ति को क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, उसके हिसाब से उन्होंने न्यूट्रिशन का एक कंप्लीट हमको चार्ट दिया हुआ है। इसी के बेसिस पर हमारे अलग अलग, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन का जो डाइट रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, लैक्टेटिंग यानी कि धात्री माता जो होती है उसका जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। एक बच्चा, नवजात शिशु, यानी कि जब से वो बच्चा इस दुनिया में आया है तब से लेकर उसके ग्रोथ ईयर तक, यानी कि जो 2 साल तक का हम समय कहते हैं, वो तब तक उसके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है। फिर बच्चे को हम स्कूल गोइंग एज बोलते हैं, जिसमें 3 साल से लेकर आपके 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट अलग होता है। फिर बच्चा 5 से लेकर 10 वर्ष, 10 से लेकर 19 वर्ष, और 19 वर्ष के बाद जो हमारा एडल्ट एज आता है, और फिर उसके बाद हमारा जो फीमेल है उसमें आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो इन सब का जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। बच्चे जो रहते हैं 6 माह तक तो कहा ही जाता है कि सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। इसके बाद 6 महीने के बाद किस तरह का जो भोजन है, हल्का भोजन किस तरह का दिया जाए? और इसके बाद अगला सवाल मेरा जो रहेगा वो स्कूल जाने से पहले और स्कूल के बाद का रहेगा, लेकिन बच्चे जो जब 6 महीने के बाद किस तरह का माताएं उनको भोजन कराएं? जी, देखिए, जैसा कि आपने बोला कि हम बात करते हैं 1000 डेज ऑफ लाइफ की, तो 1000 डेज जो है वो मैंने कहा कि माँ जब प्रेग्नेंट हो रही है तब से लेकर बच्चा 2 साल तक का हो जाता है, तब तक के डेज को हम लोग काउंट करते हैं। तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तब से लेकर 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना है। स्तनपान के दौरान उसको कोई भी प्रकार की चीज़ है, जैसे कि घुट्टी होता है, पानी होता है, कोई भी प्रकार की बूटी पानी होती की भी है, जरूरत नहीं रहती, पानी की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि माँ का जो दूध होता है वो अमृत होता है और वो बच्चे की पूरी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है। आपको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बच्चे को कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती। 6 महीने तक अगर आप कुछ भी देने की कोशिश करेंगे तो वो एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है और बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो माँ के दूध के अलावा आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बच्चा जैसे 6 माह का होता है तो धीरे धीरे आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का स्टार्ट होता है बच्चे को धीरे धीरे खाने की आदत डालना। तो इसमें आप उसको मैश की हुई सब्जियां होती हैं वो आप दे सकते हैं, केला होता है, मैश किया हुआ केला होता है, उबला हुआ आलू होता है जिसको आप मैश करके मसल करके दे सकते हैं। उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो खाने की जो कंसिस्टेंसी होती है वो आपको सेमी लिक्विड रखनी होती है और वो धीरे धीरे बच्चे को आपको
आपको टेस्ट कराना होता है। इसके अलावा पतली जो खिचड़ी होती है, दाल जो कि हम दाल का पानी कहते हैं, ये कंप्लीट दाल का पानी नहीं होता है। इस दाल को उबाल करके उसको आप पीस करके प्रॉपर तरीके से और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल करके बच्चे को धीरे से इंट्रोड्यूस कराएं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दलिया जो होता है अच्छी तरीके से बारीक पका करके उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे करके आप धीरे धीरे बच्चे को माँ के दूध के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आप इंट्रोड्यूस कराइए, पर साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कीजिए जब तक बच्चा पी रहा है। मतलब वो 2 साल से ज़्यादा का भी अगर पीना चाहता है तो बिल्कुल पी सकता है, पर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अब 6 महीने के बाद ज़रूर शुरुआत करें। एक आम परेशानी मैंने जो समाज से निकल के आई है और जो सुनने में आती है कि जो माँ का दूध है वो पर्याप्त नहीं होता है बच्चे के लिए। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? 6 महीने तक तो अगर माँ बच्चे को फीड करा रही है तो वो उसके लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, तो ये हम भ्रांति अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है तो बच्चा रो रहा है, इस वजह से शायद उसको कोई दिक्कत हो रही है, तो ये बिल्कुल हमारी भ्रांति है। बच्चे का रोने के कई कारण होते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकता इसलिए हमें पता नहीं चलता है। पर जब माँ बच्चे को अच्छे से फीड करा रही है तो उस दौरान वो खुद के पोषण का भी ध्यान रखें, अपने खाने पीने का भी ध्यान रखें। एक कहते हैं ना बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होना चाहिए, वो बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंट डाइट लें और बच्चे को हर 1 से 2 घंटे के बीच में स्तनपान कराती रहे, तो बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। और साथ में आप ये ध्यान रखें कि बच्चा अगर दूध पी रहा है और उसके बाद वो बार बार टॉयलेट कर रहा है तो मतलब कि उसकी स्थिति जो है वो एकदम ठीक है, यानी कि सुसु जिसको हम कहते हैं। तो वो अगर बार बार यूरिन पास कर रहा है तो मतलब उसकी ब्रेस्ट फीडिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रही है। तो ये भ्रांति है। 6 महीने के बाद चूंकि माँ का दूध सफिशिएंट नहीं होता है और हमें उसको नॉर्मल फूड की तरफ लेकर भी आना होता है, तो वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है। विनीता जी, आजकल जो शहरी माताएं ख़ास तौर पर मैं यहाँ जिक्र करूँगा, एक परेशानी का उनको सामना करना पड़ता है कि साहब हमारे बच्चे जो हैं हरी सब्जियाँ नहीं खा रहे हैं। अब हरी सब्जियाँ तो छोड़िए, घर का खाना भी उनको पसंद नहीं आता है, उनको बाहर का जंक फूड खाना पसंद है, पिज़्ज़ा और मोमोज और तमाम तरह के चाइनीज़ और साउथ इंडियन सब खाएंगे, लेकिन घर का खाना नहीं खाएंगे। ये समस्या कैसे सुलझाएं माताएं, वो उनको थोड़ा सा आप गाइड करिए। यहाँ पे बिल्कुल ये समस्या आजकल घर घर की कहानी हो गई है, क्योंकि ये अकेली शहर में नहीं, ये गांव में भी ये समस्या हो गई, क्योंकि आजकल छोटी छोटी दुकानों में चिप्स है, कुरकुरे है और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें मिलने लगी हैं कि बच्चे अपना पेट उन चीज़ों से भर लेते हैं ताकि वो, और उसके कारण वो खाना नहीं खाते, पोषक तत्व भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर आप देखेंगे कोई भी पैकेट के पीछे आजकल कैलोरीज लिखी रहती हैं, तो जब वो जंक फूड खा करके अपनी कैलोरीज फुलफिल कर लेते हैं तो वो घर का खाना खाने में नाटक करते हैं। तो यहाँ पे माँ को अपनी जो माताएं हैं उनको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा, स्मार्ट मूव करना पड़ेगा, और बच्चे के सामने अगर वो सब्जी नहीं खा रहे तो सब्जी का फॉर्म आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर बच्चा डायरेक्ट सब्जी और रोटी नहीं खा रहा है तो बिल्कुल उसको फोर्स मत कीजिए कि वो सब्जी और रोटी खाएगा। उस सब्जी का रोटी में डाल करके आप पराठा बना दीजिए, बहुत अच्छे से खाएगा, और उसको नाम दे दीजिए कि आपके लिए ये एक रोटी का पिज्ज़ा बनाया गया है, आप इसको इस्तेमाल कीजिए। मोमोज की यदि आप बात करें तो मोमोज को आप मैदे का मोमोज मत बनाइए, आप आटे का जो है आटे की रोटी का मोमोज यदि आप बना करके देंगे और उसके अंदर जो सब्जियां आप डालेंगे तो वो एक हेल्दी ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। पिज्ज़ा का बेस जब हम तैयार करते हैं, आजकल माताएं बहुत स्मार्ट हो गई, हमारे पास रेसिपीज भी आती हैं जब माताएं बात करती हैं, तो जो हम पिज्ज़ा की जब बात करते हैं उसका जो क्रस्ट होता है वो मैदे का बनता है, जो कि हार्मफुल है। तो आप उस क्रस्ट को आटे का क्रस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्वार का क्रस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्के का क्रस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके ऊपर आप सब्जियां डालिए। फ्रेश टमाटर का ग्रेवी आप इस्तेमाल कीजिए सॉस की जगह पर, तो वो एक हेल्दी ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा। दूध अगर बच्चा नहीं पी रहा है तो बिल्कुल फोर्स मत कीजिए कि वो दूध पिएगा, आप दूध का फॉर्म चेंज कर दीजिए। आप उसको दही दे सकते हैं, आप उसको पनीर दे सकते हैं, और अगर बच्चा दूध फिर भी नहीं पी रहा है तो जो आटा आप गूंथती हैं वो आप दूध में लगा दीजिए, तो जो प्रोटीन है वो आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। जी, और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, माताएं उनका चार्ट कैसे तैयार करें कि नाश्ते में ये देना है, दोपहर के खाने में ये होना चाहिए, शाम का जो खेल के वक्त उनको भूख लगती है, खेल के आने के बाद भूख लगती है, उस टाइम क्या दें और रात में क्या दें भोजन में? जी,
ये बहुत अच्छा सवाल है। जी। जैसे कि आजकल बच्चे कई सारी गतिविधियों में इन्वॉल्व भी होते हैं, स्कूल के अलावा भी। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स करते हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे कोचिंग भी जाते हैं। तो उस दौरान हम ध्यान रखें फ्रीक्वेंट डाइट का जो कंसेप्ट है वो उसको हम ना भूलें। 5 से 6 टाइम मील्स आपको आपके बच्चे को देना है, जिसमें 3 आप मेजर मील्स मान लीजिए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और उसके अंदर 2 से 3 हल्के फुल्के जो मील्स होते हैं, स्नैक्स टाइम के जो मील्स होते हैं, उनको आप इन्वॉल्व कर लीजिए। बच्चा जब सुबह आपका स्कूल जा रहा है तो ध्यान रखें उसको खाली पेट घर से नहीं जाने देना है। 1 कप दूध के साथ में आप 1 मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट, उसमें काजू, बादाम, पिस्ता, फुल ऑफ नट्स जिसको हम कहते हैं, वो आप दे दीजिए। आप नट्स नहीं दे पा रहे तो 1 मुट्ठी आप चना दे सकते हैं, 1 मुट्ठी आप मूंगफली दे सकते हैं, और वो भी उसके प्रोटीन का बराबर ध्यान रखेगा। तो ये आप बच्चे को खिला करके पहुंचाइए। टिफिन में आप बच्चे को आप पराठा दे सकते हैं, आप वेजिटेबल सैंडविच बना करके दे सकते हैं, आप जैसे मैंने बताया जो आप आटे का मोमोज है वो बना करके दे सकते हैं, आप रोटी और सब्जी दे सकते हैं, आप पराठा बना करके दे सकते हैं। और इस प्रकार का मील आप बच्चे के टिफिन में रखिए। उसके साथ में एक फल ज़रूर रखिए, ठीक है, ताकि बच्चे को फल खाने की आदत रहे। आजकल बच्चे फल नहीं खाते। साथ ही ध्यान रखें जब बच्चा घर आता है, घर आने के बाद उसको प्रॉपर मील दीजिए। वहाँ पर उसकी मील के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, वो प्रॉपर खाना होना चाहिए। और टेबल पर आप उसको प्रॉपर खाना दीजिए, जिसमें रोटी, सब्जी, दाल, चावल, भले क्वांटिटी आप थोड़ा थोड़ा रखिए, पर पूरा खाने की आदत आप डालिए। इसमें सैलेड आप ज़रूर रखिए। और इसके बाद शाम के समय जो 4 से 5 का समय होता है, उस समय आप बच्चे को सत्तू दे सकते हैं, चना मुरमुरा दे सकते हैं, भेल बना करके दे सकते हैं, या फिर बच्चा अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जा रहा है तो उस समय आप किसी भी प्रकार का शेक बना करके दे सकती हैं। वो फलों का शेक हो सकता है, बादाम का शेक हो सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। आने के बाद बच्चे को कोई भी प्रकार का फल दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, और फिर रात का खाना भी आपको देना है। साथ ही आप ध्यान रखें जब आप बाजार जा रहे हैं, बच्चे को अपने साथ लेकर जाइए। तो बच्चा जब आपके साथ बाजार जाएगा, सब्जियां आपके सामने खरीदेगा, ग्रॉसरी आपके सामने खरीदेगा, आपके साथ खरीदेगा, तो उसकी वैल्यू करेगा और खाने के लिए उत्सुकता बताएगा। साथ ही रात का खाना या 1 टाइम का मील, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फुल फैमिली साथ में बैठ करके खाएं। बच्चा उस दौरान टेबल मैनर्स भी सीखेगा, और जब हम साथ में खाते हैं एक हार्मोनी क्रिएट होती है, एक माइंडफुल ईटिंग होती है, और बच्चा उस समय के माहौल को जो है वो एंजॉय करता है। जी बिल्कुल। ये तो नवजात शिशु और बच्चों की बात हो गई जो स्कूल जाते हैं और जाने वाले हैं वो। अब बात इसमें हम करेंगे किशोरियों और महिलाओं का पोषण माह में किस तरह से उनको जागरूक किया जा रहा है, उनकी किस तरह की समस्याएं रहती हैं, उनको किस तरह सॉल्व किया। किशोरी अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, और दूसरा जो हमने बात की थी प्रेग्नेंट वुमेन और माताओं की, वो भी एक अपने आप में बड़ा सब्जेक्ट है। तो किशोरियों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उनको न्यूट्रिशन की, इवन किशोर भी उनको भी न्यूट्रिशन का उतना ही ज़रूरत है जितना एक किशोरी को ज़रूरत है। पर किशोरी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे बढ़ जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाओं में आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया बहुत होता है। तो इसलिए किशोरियों को हमें तब से ही तैयार करना होता है ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, उन्हें किसी प्रकार की बीमारी ना हो। तो उनके लिए भी यही कॉन्सेप्ट है कि 5 से 6 टाइम का जो फ्रीक्वेंट डाइट है आपको लेना है। लोकली अवेलेबल फूड जो है उनका इस्तेमाल अपने खाने में कीजिए। सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट का अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखें कि आजकल ये हमारे स्पेशली ये जो हमारा अर्बन एरिया होता है वहाँ पर हम बाहरी चीज़ों को देख करके बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और महंगी चीज़ें खरीदने पर हम लोग फोकस करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये अगर महंगा है तो हमारे लिए न्यूट्रिशियस होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकली अवेलेबल फूड जो कि आपके क्षेत्र का फेमस है, उसमें भी उतने ही न्यूट्रिशन तत्व होते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कोदो कुटकी है, उसमें बहुत अच्छे मिनरल्स होते हैं। आपका मिक्स डाइट की हम बात करते हैं, आपका जो आटा होता है वो मिक्स होना चाहिए, उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, तीनों चारों का मिला करके मिक्स आटे का आप इस्तेमाल कीजिए। सीजनल वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए, जो जिस सीज़न में जो सब्जियां आती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। इस सीज़न की सब्जियां दूसरे सीज़न में यदि आ रही है तो उनका इस्तेमाल कोशिश करें ना करें, क्योंकि उसमें पोषक तत्व भी उतने नहीं रहते हैं, दूसरा वो महंगी भी मिलती है, तो वो ना करें।
और मैंने जैसा कि बताया, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना आपको लेना ज़रूरी है। नाश्ते को स्किप ना करें, अक्सर महिलाएं नाश्ता स्किप कर देती हैं, वो ना करें जी। अब बात शिशु की, किशोर की और महिलाओं उनकी भी हो गई। वृद्धावस्था भी एक बहुत अंतिम पड़ाव जिसको कहा जाता है कि जब बेफिक्री आ जाती है, बहुत ध्यान नहीं देते हैं, लोग भी नहीं देते हैं और जो वृद्धजन हैं वो खुद भी ध्यान नहीं देते हैं खाने पीने पे। उनका किस तरह से, उनको पोषण की कितनी ज़रूरत है? क्योंकि मुझे लगता है कि एक उम्र के अंतिम पड़ाव पर शरीर उतना साथ नहीं देता, तो शायद खाने पीने से उन एनर्जी आएगी। वृद्धावस्था, खैर हम उसको अंतिम पड़ाव तो नहीं कहते हैं, मगर एक वो न्यू लाइफ होती है, नया समय होता है, क्योंकि लगभग रिटायरमेंट वाली एज होती है, तो वो लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, पर साथ में उनको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इस एज में आकर के कई प्रकार की बीमारियां लोगों को हो जाती हैं। कई डायबिटीज, बीपी या कार्डियक जैसी जो परेशानी होती है उनसे जूझते हैं। साथ ही क्योंकि ये डीजनरेटिव एज भी होती है, तो यहाँ पे कैल्शियम डेफिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि उनके डाइट में कैल्शियम और आयरन का प्रॉपर कंजप्शन होना चाहिए, यानी कि समावेश उनके खाने में होना चाहिए। कैल्शियम के लिए दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा उनके खाने में होना चाहिए। मिक्स आटे की जैसे मैंने बात करी है, वो मिक्स आटा होना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे, एक तो कई प्रकार के विटामिन, प्रोटीन्स और मिनरल्स उनको मिलेंगे, साथ ही फाइबर्स की जो मात्रा है वो उनको नहीं। आपने देखा वो वृद्धावस्था में कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो जब उनके डाइट में फाइबर्स अगर आप ऐड करेंगे तो उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। फ्रीक्वेंट आप ध्यान रखें कि जो लिक्विड है वो ज़रूर लेते रहें। ज़रूरी नहीं वो पानी हो, वो पानी के अलावा भी कई चीज़ें हो सकती हैं। वो जूसेस हो सकते हैं, वो मट्ठा हो सकता है, वो आम पना हो सकता है, शिकंजी हो सकती है, नींबू पानी हो सकता है। लिक्विड का इस्तेमाल करते रहें और उनका डाइट भी फ्रीक्वेंट होना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेते रहें। ध्यान रखें ऊपर से नमक किसी भी खाने में इस्तेमाल ना करें। हमारे यहाँ पर ये सभी के लिए ये मैसेज सबके लिए कॉमन है। हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है कि टेबल पर ही हम नमक रख देते हैं, ऊपर से डाल देते हैं। सैलेड में हमें नमक डालने की आदत होती है, सब्जी में नमक कम हो चाहे ना हो, हमको नमक डालने की आदत होती है। तो ये चीज़ें ना करें, क्योंकि हमारे खाने में कई प्रकार के पोषक तत्व ऑलरेडी रहते हैं और साथ में जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम नमक डालते हैं। तो आपको अलग से नमक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मीठे के साथ भी यही ऐसा है कि शक्कर ऊपर से नहीं डालना चाहिए, साथ में पक जाए वो ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जो कार्ब्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हो जिनकी हम बात करते हैं, उनका एंड प्रोडक्ट शुगर ही होता है। वो हमारी जो हमारा शरीर जो होता है, जो शरीर में जब हम खाना खाते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाए, उसका एंड प्रोडक्ट शुगर ही बनना है, और वो शुगर ही हमको एनर्जी देता है। तो आपको अलग से शुगर देने का जरूरत नहीं है। चूंकि हम भारतीय हैं, हमारे खाने में मीठा जब तक ना हो हम उसको कंप्लीट नहीं मानते। तो इस मीठे को अगर आपको कॉम्पनसेट करना है किसी और चीज़ से, तो ड्राई फ्रूट का मीठा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों का मीठा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको नुकसान नहीं करेगा। मीठे के तौर पे आप अंजीर है, खजूर है, किशमिश है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फलों का मीठा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन शक्कर और नमक जो है वो खाने में ऊपर से नहीं, ऊपर से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अत्यधिक मीठा ना लें, जो कि डायबिटिक है वो तो स्पेशली इन चीज़ों का एक एज के बाद भी ऐसा कहा जाता है कि 40 के बाद तो ये सारी चीजें कम कर ही देना चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं आदर्श जीवन शैली आपको लेनी चाहिए या जीवन रखना चाहिए। तो आदर्श जीवन शैली के लिए बैलेंस डाइट और ब्रिस्क वॉक या कोई भी एक एक्टिविटी आप अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। वो 30 मिनट का वॉक हो सकता है, रनिंग होता है, साइकिलिंग हो सकता है, और डाइट जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट का इस्तेमाल होना चाहिए। अननेसेसरी शुगर, ऑयल और सॉल्ट आप अवॉइड करें, पर ज़ीरो ना करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। विनीता जी, आप पोषण सलाहकार हैं, आपके एमपी मध्य प्रदेश में सभी ज़िलों में आना जाना होता होगा। आपको जो अभियान है, पोषण अभियान है, उसमें किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आप उन जो चुनौतियां हैं उससे किस तरह मुकाबला करती हैं? अगर हम कहें कि गांव में थोड़ा सा जागरूक करने में थोड़ा दिक्कत आती होगी, या शिक्षित वर्ग को, या इस तरह का कुछ कभी कोई परेशानी आई? या देखिए, पोषण अपने आप में एक बड़ा शब्द है और एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि हम पोषण को, जब हम बीमार होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें सीधे दवाइयाँ लेनी चाहिए, हम ठीक हो जाएंगे। पर पोषण जो है आपको बीमार होने से बचाता है। पर आजकल हमने उसे एक काम के तौर पर मान लिया है कि हमें
खाना है और जाना है, जी। वो एक काम है। जी। जैसे हम ऑफिस जाते हैं क्योंकि हमें ऑफिस जाना है, क्योंकि हमें काम करना है, हमें पैसा अर्न करना है। जी। पर हम ये नहीं सोचते कि जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। ऐसे ही पोषण जो है वो आपके शरीर का पेट्रोल होता है। जी। आपका शरीर उस पेट्रोल से ही चलता है। जी। आपके शरीर की जो गाड़ी है वो उस पेट्रोल से चलती है। जी। तो उस पेट्रोल को सही मात्रा में देना ज़रूरी है, जी। सही तरीके से देना ज़रूरी है। जी। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप जो आप चैलेंज की बात कर रहे हैं, कि जब हमने पोषण को एक चैलेंज की तरह नहीं लिया हुआ है, हमने काम की तरह लिया हुआ है। हम खाते हैं और चल जाते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, बस हमको एनर्जी मिल जाना चाहिए बस। पर आपको उससे वो प्रॉपर पोषक तत्व मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना होगा। एक टर्म आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जो पोषण है वो आपको प्रिवेंट करता है भविष्य में कई प्रकार की बीमारी होने देने से। जी। जी। तो आपको ध्यान रखना है कि पोषण भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। वो भी एक साइंस है। जैसे कि दवाइयाँ हम बीमार होने पर लेते हैं, वैसे ही पोषण हम हमारे शरीर को चलाने के लिए लेते हैं। जी। तो वो आपको सही तरीके से लेना होगा। जी। कार्यक्रम का जो समय है वो समाप्ति की ओर आ रहा है, होने जा रहा है। तो आप अगर कोई संदेश देना चाहें लोगों से, हालांकि आपका पूरा जो हमने जो चर्चा है उससे बहुत अच्छी चीज़ें निकल के आई, लेकिन आखिर में अगर कोई संदेश देना चाहें। जी, इस राष्ट्रीय पोषण माह में आप लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अभी हम जो हमारा एक कोविड वाला जो पीरियड निकला है, उस दौरान हमने कई पोषण संबंधी जानकारियाँ भी एकत्रित की और हमने कई पोषण संबंधी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो भी किया। हमारे लिए पोषण को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में आपने देखा होगा पहले ओबेसिटी उतनी नहीं देखी जाती थी, डायबिटीज़ उतनी नहीं देखी जाती थी, हाइपरटेंशन के केसेस इतने नहीं देखे जाते थे। पर आजकल ये लाइफस्टाइल संबंधी जो बीमारियां हैं वो होने लगी हैं। उसका पूरी तरीके से या कहीं ना कहीं संबंध जो है हमारे पोषण से है। तो सही मात्रा में पोषण लेना, सही जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट, आदर्श जीवन शैली को आप फॉलो कीजिए, ताकि भविष्य में आप बीमार होने से अच्छा खाइए, अच्छा स्वस्थ रहिए, टहलिए, वॉक करिए, बैठे ना रहिए। जी। और अगर बैठते भी हैं, अगर आपका जॉब, क्योंकि आजकल जॉब्स भी ऐसे हो गए हैं, तो आप हर 2 घंटे में थोड़ा सा उठिए, 10-15 मिनट का वॉक करके आइए और उसके बाद आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपको बैक में होने वाले इशू से भी बच सकेंगे और आपका जो शरीर भी है वो भी फिट रहेगा और आप बीमार होने से बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर विनीता मेवाड़ा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और जो श्रोताओं से इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां और अपने अनुभव जो है वो साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।